सो रेट एप्लीकेशन जो होते हैं उसके दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक तो होता है आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स, और दूसरा होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। इसको बहुत ही केयरफुली आप लोगों ने सुनना है, क्योंकि ये आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो आपका एग्ज़ाम में टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना होता है उसमें ये पॉइंट इतना क्रूशियल है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसलिए जो है अटक जाते हैं क्योंकि उनको इसकी क्लैरिटी नहीं होती। तो जब मैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स की बात करूँ तो किसी भी इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्लैब्स लगाते हैं, डिफरेंट रेट्स लगते हैं, एक तरीके से प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर फॉलो होता है। बट अगर मुझे ये जानना हो कि इफ़ेक्टिवली मैंने कितना टैक्स पे किया है तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा इस चीज़ को कैलकुलेट करने का। तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स जो मेरा कैलकुलेट होके आया उसे मैं टोटल इनकम से डिवाइड कर लूँगी, तो मेरे पास जो आएगा ना वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझो, मान लो कि किसी की टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, टोटल टैक्स उसने 1,12,500 पे किया है, तो एवरेज रेट जो मैं निकालूंगी वैसे तो उसने डिफरेंट स्लैब्स को फॉलो करते हुए पे किया होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं एवरेज रेट निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, 1,12,500 को डिवाइड करूंगी 10 लाख से, तो इफेक्टिवली क्या आ गया, 11.25%। तो ऑल्दो जो स्लैब वो अलग अलग रेट दिखा रहा था बट मेरा इफेक्टिव रेट क्या आया, 11.25%। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका करना क्या है, हमने टैक्स दे दिया हो गया। नहीं, आप समझिए डबल टैक्सेशन रिलीफ सेक्शन 9091, ये आप लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट ने सुना होगा, मैं कराऊंगी जब मैं इसकी बात करूंगी ही। बट जब हम टैक्स डबल टैक्सेशन रिलीफ देने जाते हैं ना तो वहाँ पे जो फॉरेन इनकम है वो जो बोथ कंट्रीज़ में टैक्स हो रही होती है, तो रिलीफ जब हमें कैलकुलेट करना होता है बेसिकली, तो हम वहाँ पे रिलीफ कैलकुलेट करते वक्त जो इंडियन एवरेज रेट आता है, यानी कि ये वाला जो अभी मैंने आपसे कैलकुलेट कराया, ये वाला, और जो फॉरेन का एवरेज रेट आता है उसको भी हम ठीक ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो इन दोनों में से जो भी लोअर होता है उस हिसाब से हमें रिलीफ दी जाती है। तो समझे ये कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी एक कंट्री के अलावा कई जगह से टैक्स जो है इनकम जनरेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की जो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब क्या हुआ, अब देखो इसका जैसे वर्ड है ना यही हमको बता रहता है, ठीक है, कि जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है इंक्लूडिंग सरचार्ज जो भी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसका हाईएस्ट स्लैब क्या है, फाइनेंस एक्ट जो आपको दे रहा है रेलेवेंट फॉर दैट असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपने इंक्लूड करना है सरचार्ज, आपने यहाँ पे सेस को इंक्लूड नहीं करना है। और ये किस किस लोगों के लिए होता है, इंडिविजुअल, एओपी और बीओआई के लिए, ट्रस्ट के लिए भी होता है, और कुछ और स्पेशल एंटिटीज होती हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई करता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, जब हम मार्जिनल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, लास्ट स्लैब की, और जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हाईएस्ट स्लैब की। ठीक है, सो हाईएस्ट स्लैब रेट जो होगा विद सरचार्ज उसको हम क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम बुलाते हैं MMR। ठीक है, अब MMR भी अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टैक्सेशन करते हैं एओपी का या बीओआई का, तो अगर किसी मेंबर का शेयर इनडिटरमाइनेंट है, ठीक है, तो उस केस में हम MMR को ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रस्ट की टैक्सेशन है तो कुछ ट्रस्ट जो होते हैं वो टैक्स होते हैं एट MMR। ठीक है, स्पेशल इनकम सिचुएशन जब भी आएंगी तो वो टैक्स कैसे होंगी, MMR। अगर कुछ स्पेसिफिक अदरवाइज किसी इनकम के लिए मेंशन हो गया किसी फाइनेंस एक्ट में वो एक अलग बात है, अदरवाइज कैसे फॉलो होगी, MMR के हिसाब से। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से अलग है, समटाइम बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों की यूटिलिटी बिल्कुल अलग है और इनका कैलकुलेशन का तरीका भी बिल्कुल अलग है। काफ़ी लोग सोचेंगे क्या हमें इसमें भी सेक्शन का रेफरेंस कुछ याद रखना है, तो नहीं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों से वैसे भी फेमिलियर है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, और मैं भी इसे 2 मिनट में ख़त्म करा दूंगी। ठीक है,